दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई घटना को लेके आया हूँ। मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया है कि अभी तक आपने YouTube चैनल पर कोई नया अपडेट नहीं डाला है। पूर्व की जो घटनाएं थी उनको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, जानकारी युक्त लगी। तो मैं आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताऊंगा जो मुझसे संबंधित है, जो मेरे साथ घटित हुई है। ये इसलिए भी आना पड़ा मुझे कि मंगेश यादव जो एनकाउंटर हुआ था अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। उसमें बहुत से पॉलिटिशियन भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मीडिया कर्मी भी उसमें बहुत अपना अपना तर्क रख रहे हैं। और जहाँ तक मैंने एक विशेष उसमें चीज़ देखी, जो सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो एसटीएफ के जो हमारे डिप्टी एसपी सर हैं वो चप्पल में हैं और चप्पल में इनकाउंटर कैसे कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कैसे किया कैसे नहीं किया तो वो बताएंगे, लेकिन चप्पल के ऊपर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि आप अभी ये मत कहिए चप्पल में कैसे थे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, पुलिस बिना चप्पल के भी दौड़ती है और कभी कभी पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ने के लिए इस तरह की वेशभूषा, इस तरह का पहनावा भी पहनती है। तो ये तर्क वितर्क करना बेकार है कि चप्पल में क्यों थे क्यों नहीं थे। जैसे मैंने आपको एक पूर्व में अपनी घटना बताई थी वर्ष 2014 की, जब मैं नोएडा में पोस्टेड था। तो चंद्रमोहन शर्मा जो आरटीआई कार्यकर्ता था, उसने अपने आप को मार दिया था। मतलब अपने आप को मरा हुआ घोषित करके अपनी प्रेमिका को लेकर बेंगलोर चला गया था। तो उसको पकड़ने के लिए हम जो है 15 दिन तक मैं वहाँ पर जो है किस तरह से मैं रहा हूँगा आप खुद सोच सकते हैं। एक ऐसे प्रदेश में जहाँ का खाना पीना रहन सहन बिल्कुल अलग था। तो क्या सोचते हैं, क्या मैं वहाँ पर सबको बता के वहाँ पर रहा था क्या कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और इसको पकड़ने आया हूँ। मुझे तो वहाँ उस व्यक्ति की खोज करनी थी, कौन था। मेरे लिए बिल्कुल अननोन प्रदेश था और वो व्यक्ति भी अननोन था। तब तक ये भी नहीं पता था कि चंद्रमोहन शर्मा ही जो मर चुका था वो यहाँ बेंगलोर में है अपनी प्रेमी, ये कुछ नहीं पता था। क्योंकि हमको सुराग मिल रहे थे, सीसीटीवी फुटेज से जानकारियाँ मिल रही थी, तो हम आगे बढ़ रहे थे। तो उन 15 दिनों में न तो मुझे अच्छी वेशभूषा पहनने का मौका मिला, नेकर पहनना, चप्पल पहना, दाढ़ी बड़ी हो गई। तो पुलिस विभाग में तो ये सब चीज़ें नहीं होती ना। प्रतिदिन हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, एक फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। तो वो सब उस समय उस परिस्थिति में ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मेरा ये सब बताने का उद्देश्य इसीलिए है कि जो मंगेश यादव एनकाउंटर पर जो हमारे एसटीएफ पर लोग और हमारे डिप्टी एसपी सर पर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चप्पल पहने हुए थे, या तो वो बिल्कुल गलत है। चप्पल पहने हुए थे तो उसमें वो ये नहीं है कि इनकाउंटर नहीं हो सकता उस समय जो है, या वो किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, वो चप्पल पहन के दौड़ नहीं सकते। पुलिस जो है, हम लोग 12 महीने की ट्रेनिंग विषम परिस्थिति में करते हैं और उस ट्रेनिंग के दौरान हम हर चीज़, चाहे चप्पल हो, चाहे जूता हो, चाहे रस्सी हो, चाहे दीवार हो, वो सब हम लोग कूदते हैं। सब सिखाया जाता है हमको कि विषम परिस्थितियों में कैसे हमें काम करना है, वो हम लोग करते हैं। ये तो बेकार की बातें हैं। इनकाउंटर के ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सब ने जो चप्पल पहनी थी उसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उस पर जो है ये तर्क वितर्क करना बेकार है कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। हम लोग नंगे पैर भी रहते हैं, कभी कभी गाड़ी बढ़ जाती है, पहचान नहीं पाते, बनियान में चल रहे हैं, टी शर्ट में चल, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उस पर कहना, उस पर प्रश्न लगाना उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ों में अपराधियों की धरपकड़ में शामिल रहा हूँ। तो हम लोगों को कितना मौका मिलता है, अचानक सूचना मिलती है तो कितना हम कर पाते हैं, वो हमें ही पता है कि कितनी हम वेल ड्रेस पहन पाते हैं, जूते पहन पाते हैं। कभी कभी ऐसा मौका आता है, हमको मौका मिलता नहीं है और नंगे पैर भी दौड़ना पड़ता है हमको, और हमने किया है ऐसा। तो दोस्तों, छोड़िए ये सब बातें। मैं तो जो मेरे साथ जो घटित हुआ था, मैं उस घटना की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये घटना वर्ष 2023 की है।
और तारीख है 15/10/2023। उस समय मैं कानपुर नगर में एक थाना है, थाना काकादेव, वहाँ का एसएचओ था। और मेरे थाना क्षेत्र की एक चौकी पड़ती है पांडु नगर। अगर आप सब लोग कानपुर से थोड़ा बहुत भी परिचित हों, और वहाँ पर जो पांडु चौकी है वो कोचिंग मंडी क्षेत्र से ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पर नीट और इंजीनियरिंग की कोचिंग की तैयारी होती है, कराई जाती है। कोचिंग सेंटर्स बहुत हैं वहाँ पर, और हॉस्टल्स भी बहुत हैं। मतलब बच्चों की संख्या जो पढ़ने वाले कंपटीशन के लिए आते हैं वो बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर रहते भी हैं। तो ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी के आसपास और इस तरह से जो कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर नशीले पदार्थ का भी जो है कारोबार कुछ लोग करते हैं, आते हैं बाहर से, पुड़िया में बेच जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी थाना क्षेत्र, उसी चौकी जो पांडुगर मैंने बताया, वहाँ पर 15/10/2023 में करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक महेश कुमार नाम का व्यक्ति जो है शिकायतकर्ता एक शिकायत लेकर हमारी चौकी पर पहुंचा। और उस समय चौकी प्रभारी थे, आज भी हैं, राहुल शुक्ला। उनको वो शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, और उन्होंने उस शिकायती प्रार्थना पत्र में जो आरोप अंकित थे उसके बारे में मुझे बताया। उन्होंने बताया मुझे फ़ोन से कि सर इस तरह से ये महेश कुमार अपनी शिकायत लेके आए हैं, और इसमें इन्होंने 3 लोगों के नाम जो है इसमें सोबरन, सौरभ और विनोद, इनके नाम अंकित करते हुए ये आरोप लगा रहे हैं कि गंगा बैराज चौकी पर इस नंबर से फ़ोन आए थे, वो लोग बैठे हुए हैं, 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जब मुझे ये सब बातें मेरी जानकारी में आई तो मैंने भी इसको गंभीरता से लिया। और गंगा बैराज चौकी थी थाना नवाबगंज, जो कानपुर नगर में है। वहाँ के उस समय के जो थाना इंचार्ज थे, जो प्रभारी निरीक्षक, वो श्री रोहित तिवारी थे। और रोहित तिवारी से मैंने इस पूरे घटनाक्रम जो हमारे पास शिकायती प्रार्थना पत्र आया था उसमें जो आरोप अंकित थे उसके संबंध में मैंने उनसे पूरी बात बताई कि इस तरह से इसमें आरोप हैं 3 लोगों के वहाँ बैठने की। तो ज़रा एक बार पता कर लीजिए वो लोग बैठे तो नहीं कहीं। अगर बैठे होंगे तो हम फिर उस हिसाब से इनको समझा ले जाएंगे, इनको बताएंगे भाई पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, बात पूछताछ छोड़ देगी, या जो भी है, मतलब हम उसको फिर समझाने का प्रयास करते, हैंडल करते कि भाई, क्योंकि उनके परिजन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कौन उठा के ले गया। उस समय तक तो उनको भी नहीं पता था कि कोई पुलिसकर्मी उठा के ले गए हैं, तो वो भी परेशान थे बहुत ज़्यादा। तो उस शिकायती प्रार्थना पत्र पर हम लोगों ने कार्रवाई की। हमारे चौकी इंचार्ज ने उस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए उसकी जांच की, वो वहाँ पर गए भी। और दूसरी बात, मेरे द्वारा जो है संबंधित जो एसएचओ नवाबगंज थे रोहित तिवारी, उनसे भी बात की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैंने जो है गंभीरता से लेते हुए अपने जो एसीपी स्वरूप नगर जो थे श्री संजय कुमार सिंह, उनको पूरा घटनाक्रम बताया। जब उनको पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने भी कहा मुझसे कि भाई अगर इस तरह से ले गए और शिकायती प्रार्थना पत्र आ गया है तो उनको फिर कोई कार्रवाई अब नहीं करनी चाहिए, अगर उनके यहाँ हैं तो भी, क्योंकि अपहरण की तहरीर आपके यहाँ आ गई है तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा जो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर वो यहाँ पर एडिशनल एसएचओ रहे हैं और क्या बात है क्या नहीं बात है वो पता नहीं जो है कैसे उठाए गए हैं। और मैंने उनसे कहा भी था तो कोई मुझे जानकारी भी उन्होंने नहीं दी है। तो हमारे एसीपी जो उस समय थे स्वरूप नगर श्री संजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि ठीक है रुक जाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। जो उन्होंने जो भी बात की हो, बात करने के बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि विनय, वो बता रहे हैं कि हमने 1 घंटा पहले रावतपुर थाना क्षेत्र से सोरन नाम के व्यक्ति को उठाया है और डीसीपी साहब नाराज़ हो रहे हैं कि क्या सब ये तमाशा चल रहा है और तुम शांत रहो, जो उनको करना है उनको करने दो। तो मैंने उनकी बात मानते हुए कि वो हमारे अधिकारी थे,
मैंने कहा ठीक है सर, आप कहते हैं तो जो करना है करें अपना जो है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ गुमशुदगी दर्ज थी, मेरा दायित्व बनता था और शिकायती प्रार्थना पत्र आया था, उसी संबंध में मैंने बातचीत की। अगर आप कहते हैं कि मैं शांत रहूँ तो शांत हो जाता हूँ, उनको जो करना है करें अपना जो है। ये बात साहब यहीं ख़त्म हो गई। अब 17/10/2023 को हिंदुस्तान जो अखबार है उसमें एक खबर छपी कि इंस्पेक्टर साहब आपको अपॉइंटमेंट आप देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे द्वारा एसएचओ नवाबगंज श्री रोहित तिवारी को धमकी दी गई कि आपके विरुद्ध मैं अपहरण का मुकदमा लिख दूंगा। ये वो पेपर का कहना था। अब किसका वर्जन था किसका नहीं था ये बात का विषय है। फिलहाल तो इतनी खबर छपी, और इस खबर का जब संज्ञान हमारे सीपी सर थे उस समय, श्री आर के स्वर्णकार साहब, जो उन्होंने ये खबर उनके संज्ञान में आई तो उन्होंने मुझे टेलीफोन से मुझसे बात की, क्या प्रकरण है, ये क्या है मामला। तो मैंने उनको बताया सिंपल सा, मैंने कहा सर हमारे क्षेत्र से इस तरह से 2-3 लोगों के अपहरण की सूचना हमारे चौकी इंचार्ज के पास प्राप्त हुई, और उसी के संबंध में मैंने संबंधित एसएचओ जो नवाबगंज थे उनसे चर्चा की, इसमें पूछताछ की, जानकारी कर्मियों का। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अच्छा ये तो, मैंने कहा सर ये तो मुझे करना ही था, जब मेरे यहाँ कोई शिकायतकर्ता कोई शिकायत लेके आ रहा है नियमित, तो मैंने तो गलत नहीं किया। ठीक है साहब, ये बात यहीं ख़त्म हो चुकी। अब इन्होंने जो है सीपी सर ने उसी का संज्ञान लेते हुए मुझे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया मौखिक रूप से। फ़िलहाल तो जो कोई सूचना तो आई नहीं थी। तो मैं 18 तारीख को ही मैं उनके पास गया, उनके कार्यालय में, और उस समय तक वो मैंने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, तो कैसे हमारे क्षेत्र से उठाए गए थे और कैसे वहाँ बंद किए गए थे, वो सारी चीज़ें वो मैंने सब। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे कि एक एडीजी स्तर के अधिकारी जो सीपी थे हमारे, इतने जिम्मेदार पद पे थे, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस तो ऐसे ही कार्रवाई करती है, कहीं से उठाती है कहीं बंद करती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं अपनी बात कहने आया हूँ, ठीक है कार्रवाई करती है लेकिन कोई प्रभावित तो नहीं होता है, तो मैं सस्पेंड क्यों हुआ, मेरे सस्पेंशन का कारण क्या है, मैंने पूछ लिया यही कारण हो गया क्या। तो उन्होंने कहा देखो भाई मैंने जो कुछ करना था वो कर दिया, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और ना ही कोई किसी भी तरह से तुम्हें कंसिडर करूँगा। मैंने कहा ठीक है सर। और उन्होंने ये भी कह दिया कि देखो तुमको जहाँ जाना चाहो तुम वहाँ जा सकते हो, और मेरे स्तर से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो साहब जब हमारा ज़िले का मुखिया ही ये कह दे कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तब आप ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने ये उचित समझा कि मुझे अब हाई कोर्ट की शरण में जाना चाहिए, माननीय न्यायालय ही अब हमारा जो है न्याय करेगी, क्योंकि और तो कोई न्याय कर नहीं रहा है। जब हमारे खुद ज़िले के मुखिया जो सीपी सर हैं उन्होंने ही मना कर दिया, तो और कौन इसमें न्याय करेगा। तो साहब हम जो है 4/11/2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में पहुँचे। उससे पहले मैं आपको पूरी घटनाक्रम एक बार बताना चाहूँगा, जो एविडेंसेस जो मैंने इकट्ठे किए थे और उन एविडेंसेस में क्या पाया मैंने, वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जहाँ से उन्होंने उठाया था वो एक हमारा डबल पुलिया क्षेत्र है, वहाँ जहाँ से उठाया था तो उसके सामने एक डेंटल सर्जन है, क्लिनिक है उनकी, वहाँ कैमरा लगा हुआ था। तो उनसे डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट करके वो वहाँ की पूरी फुटेज उस दिन की ले ली थी। उस फुटेज का जब हमने अध्ययन किया, विश्लेषण किया, तो पाया कि 5:20 पर शाम को 5:20 पर 2 व्यक्तियों को, 4 लोग, 2 लोग जो है काले रंग की मोटरसाइकिल पर और 2 लोग काले रंग की हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। वीडियो फुटेज देखने से ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये कोई पुलिसकर्मी है, क्योंकि वर्दी में कोई था नहीं। जब चौकी पर कई लोग ऐसे थे जो उन व्यक्तियों को पहचान रहे थे कि साहब ये ऐसा लगता है कि मुन्ना बड़ा चौकी इंचार्ज है और ये उसी की चौकी पर नियुक्त सब इंस्पेक्टर है। तो विपिन सिंह का नाम आया और उसके साथ जो एक बुलेट पर था वो
शुभम सिंह का नाम आया, सब इंस्पेक्टर का। दूसरा जो लाल रंग की जो पैशन मोटरसाइकिल पे जो एक व्यक्ति को उठा के ले गए थे, वो कोई क्रिमिनल्स, कोई बिलाल करके था, कोई इस तरह से वो नाम आया। बहरहाल जो है ये सारी चीज़ें वहाँ उस CCTV फुटेज से हमें मिल गई थी। उसके बाद मेरे सरकारी निवास पर कोई मेरा ही हितैषी होगा, उसने पेन ड्राइव डाल रखी थी। उस पेन ड्राइव को जब मैंने अपने लैपटॉप पे लगा के देखा तो वही पूरा घटनाक्रम थाने का दिनांक 15/10/2023 का पूरा घटनाक्रम शुरू हो गया, जिसमें एक कैमरे में 20:14 या 15 मिनट पर चौकी इंचार्ज बुलेट पर 2 व्यक्तियों को, एक हेड कांस्टेबल जो हिम्मत सिंह था उसकी मदद से दोनों को लेके आया। जब दोनों को लेके आए, ले जाने के बाद अंदर थाने पर एक GD कार्यालय होता है जहाँ GD चलती है, जहाँ पर, तो वहाँ ले जाकर उनको बैठालने से पहले तलाशी ली गई। एक होमगार्ड वहाँ तलाशी लेता हुआ दिख रहा था उस फुटेज में। तलाशी के दौरान उनके पास से गुटखा और चाबी ये सब दिख रहा था निकलता हुआ। उसके बाद सब उनको बैठाल दिया। तलाशी के बाद फिर रिकवरी मेमो उनका तैयार किया गया, उनको NDPS में फर्जी बंद कर दिया गया। फुटेज से साफ साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है, और वो फुटेज मैंने जो है अपने इस YouTube चैनल पर भी अपलोड की हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उन फुटेज को देख सकते हैं। उसमें जो मैंने कहा है वही चीज़ आपको दिखाई देगा सारा। तो उसमें जो है रिकवरी मेमो जो फ़र्द बरामदगी होती है वो वहीं तैयार हुई, ना तो उनके पास से कोई गांजा रिकवर हो रहा है, क्योंकि वो रिकवरी मेमो में उन्होंने दिखाया कि वहाँ चिड़ियाघर पड़ता है उसी क्षेत्र में। चिड़ियाघर से उन्होंने अरेस्ट करना बताया और समय बताया अरेस्टिंग का 22:35 पर, जबकि वो 20:14 से निरंतर सुबह तक उस थाने से कहीं गए ही नहीं है, वहीं पर बैठे हैं। वो कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है पूरा वहाँ बैठने का। तो फिर कैसे वहाँ से अरेस्टिंग हो सकती है दोस्तों? संभव नहीं। दूसरी बात, 5:20 से वहाँ उठाया गया डेंटल सर्जन की जो कैमरे में जो रिकॉर्ड आया है, जो CCTV फुटेज में रिकॉर्डिंग में है, और 20:14 पर उनकी एंट्री हो रही है। तो इस दौरान जो समय अंतराल था, ये लोग कहाँ रखे रहे उनको, एक ये प्रश्न उठता है। दूसरा, रिकवरी मेमो ये बता रहे हैं कि चिड़ियाघर से बना इन लोगों को पकड़ा गया 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ में। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं, मैंडेटरी हो गए हैं, कि अगर कोई मादक पदार्थ किसी के तलाशी से अगर निकलता है तो NDPS की धारा 50 में स्पष्ट रूप से ये है कि वो तलाशी जो है राजपत्रित अधिकारी के सामने, यानी पुलिस विभाग में कम से कम ACP या डिप्टी SP महोदय के सम्मुख जो है वो तलाशी उनके सामने लिवाई जाएगी। तो यहाँ पर रिकवरी मेमो में उसका भी कोई जिक्र नहीं है, यानी सीधे सीधे जो है माननीय उच्च और न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। तो ये अपने आप में ये भी एक कंटेम्प्ट बनता है अपने आप। तो ये पालन नहीं हुआ। और उस CCTV फुटेज में जो मैंने अपलोड किए हैं, आप देखेंगे सारा कुछ उसमें शो कर रहा है। दस्तखत भी वहीं हो रहे हैं थाने पर, उसकी तलाशी भी हो रही है, कैसे एक पत्रकार SHO से बात कर रहा है, सब चीज़ें उसमें हैं, सारा आ रहा है। कैसे उनकी पूछताछ की जा रही है, कैसे थाने के बाहर लोग बात कर रहे हैं, थाने में कैसे वो हो रहा है, सब कुछ है। और ये सब कुछ उसमें शो हो रहा होगा कि वो दोनों पकड़े गए व्यक्ति कब इंटर किए हैं, कब तलाशी ली जा रही है, कब उनके रिकवरी मेमो पर साइन हो रहे हैं, और उस समय तक 12 बजे तक तो वो कहीं गए ही नहीं हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो है चिड़ियाघर से कैसे पकड़ सकते हैं? एक तो ये प्रश्न लग गया। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा षड्यंत्र मेरे विरुद्ध हुआ, और ये मैंने बताया आपको CCTV फुटेज का। उसके बाद हम चलते हैं अब माननीय उच्च न्यायालय में। जब ये प्रकरण पहुंचा तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण पर अपने कमेंट्स मांगे हमारे अधिकारीगणों से, और कमेंट्स मांगने के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय जो कोर्ट नंबर
34, वो भी मैं आपको अभी सारे जजमेंट इसमें जो है इसमें आपको शो करूँगा, दिखाऊँगा मैं आपको कि जजमेंट में क्या क्या जजमेंट हुए थे। तो मुख्य रूप से उसमें मैं आपको बताऊँगा कि उस जजमेंट में ये था कि 23/11 में एक ऑर्डर पास हुआ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। उसमें एक बहुत बड़ी कमी माननीय न्यायालय ने पकड़ी हमारे कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों की, कि हेड क्लर्क से जॉइंट सीपी मुख्यालय रिपोर्ट मांग रहे हैं सस्पेंशन की 19 तारीख को, और मुझे सस्पेंड कर दिया जा रहा है 18 तारीख को। तो कोर्ट ने पहले तो यही कमी पकड़ ली कि भाई आपने जो एक तो जांच नहीं की, जांच भी की तो आपने जो है एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया। जांच तो हुई नहीं अभी, किस आधार पर सस्पेंड किया वो तो कहीं है नहीं, मेरे कहीं बयान नहीं जांच में। और जो उस अखबार में जो एक कटिंग में निकला था कि इंस्पेक्टर साहब अपहरण में नाप दूंगा, वो कहीं सिद्ध नहीं हो पा रहा था। केवल जो हमारे कर्मचारी जो है उनके नंबर जो है पकड़े गए व्यक्तियों के उसमें पाए गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अगर आप पूरी घटना देखेंगे तो वो अपराधी भी नहीं है, उनके पास से गांजा बरामद नहीं है। अब वो क्षेत्र के रहने वाले थे तो स्वाभाविक है कि पुलिसकर्मी कई अच्छे बुरे तरह तरह के लोगों से उन्हें संपर्क स्थापित करना पड़ता है, तभी वो अपने क्षेत्र से सूचना इकट्ठी कर पाते हैं। कभी कभी क्रिमिनल से भी बात करनी पड़ती है, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो उन घटनाओं को खोलने के लिए जो पुराने जो क्रिमिनल्स हैं उनसे बातें करनी पड़ती हैं, उनसे पूछताछ करनी पड़ती है। जिस तरह से अपराध किया गया होता है उस अपराध के बारे में बताते हुए उनसे पूछना पड़ता है कि भाई कौन जो ये घटना घटी है किस तरह से घटी है, कौन ये सब कर सकता है। घटनाओं को खोलने के लिए हम लोग कई बार जो है हमारे क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर्स हैं उनसे बात करनी पड़ती है। कई बार तो हम लोगों को जेल में भी जाना पड़ता है, वहाँ जाकर जो पुराने जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे भी बात करनी पड़ती है, उनसे भी जानकारी लेनी पड़ती है कि कैसे जो है घटना खोले, किस पैटर्न पे क्राइम हुआ है, वो पूरा हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। तो हर तरह के लोग से बात करनी पड़ती है। अब कोई क्षेत्र के सज्जन व्यक्ति तो हमको सहयोग करेंगे नहीं, ना वो बता पाएंगे कि अपराध ऐसे घटा है तो कौन कर सकता है, कौन नहीं। अपराधी ही बता सकता है कि इस तरह का अपराध क्षेत्र में कौन कर रहा है, कौन कर सकता है। जानकारी मिल जाती है कभी कभी हम लोगों को, आगे बढ़ते हैं, उससे घटनाएं भी खोली हैं हम लोगों ने कही। तो अगर हम इस तरह की वार्ता करते हैं किसी एचएस से या जेल में जाके किसी से मिलते हैं तो क्या हम क्रिमिनल हो जाएंगे क्या हम आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे क्या? थाने में कभी कभी 70, 80, 150, 200, 250 तक का स्टाफ होता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्सनल मोबाइल से किससे कहाँ बात कर रहा है या कहाँ उससे कुछ गलती होती है, तो क्या उन गलतियों की सज़ा हमको भी मिलेगी क्या? मिलनी चाहिए क्या? वो व्यक्तिगत अपने फ़ोन से किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वो जाने। लेकिन हमारे वाले प्रकरण में तो वो पहले तो क्रिमिनल ही नहीं है जो ये कह रहे हैं कि उनसे उनके नंबर पाए गए, उनके कहीं मोबाइल की रिकवरी कहीं नहीं है पूरे इसमें। तो आप कैसे कह सकते हो उनके मोबाइल में नंबर पाए गए? फर्जी जो है केवल सस्पेंशन को सही सिद्ध करने के लिए तमाम झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, और वो सारे लिखा पढ़ी में जितने भी जो कुछ उसमें इस दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार करके माननीय न्यायालय में उसको सबमिट किए, और वो ऑन रिकॉर्ड आज भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स। तो मैं केवल इसीलिए ये घटना बता रहा हूँ आपको कि जब मंगेश यादव का जो इनकाउंटर का बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है, तो इसीलिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना पुलिस ने ही, पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर की, जिसके प्रमाण जो है आपको माननीय उच्च न्यायालय के जो उनके दस्तावेज जो इन्होंने सबमिट किए हैं वहाँ ऑन रिकॉर्ड जो है वहाँ हैं, और उनसे सब पता चल जाएगा कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। वो सब सिद्ध करेंगे अपने आप में, आज नहीं तो कल उस पर न्याय भी होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको घटना बताई, ये घटना हुई मेरे साथ में। तो और
मैं आपको अभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, कैसे वो जो शिकायती प्रार्थना पत्र आया था उसमें क्या अंकित था, कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि गलती तो की इन लोगों ने, जिन्होंने गलती की उनको अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, और मुझे इन्होंने क्या किया, कानपुर से इन्होंने संबद्ध किया ललितपुर। मेरे खिलाफ तमाम जांचें करने के बाद मुझे ललितपुर संबद्ध किया, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध था। जब दिनांक 28/11/2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने किए गए सस्पेंशन को स्टे करते हुए मुझे ड्यूटी करने की अनुमति दी, तो उसके बाद कोई आदेश प्रभावी रहेगा ही नहीं, मुझे कोई भेज ही नहीं सकता नियमतः। फिर भी इन्होंने ललितपुर ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया, मैं चला गया। और ललितपुर में भी क्या हुआ कि मैं जब गया वहाँ पर, तो हमारे डीआईजी साहब ने एक पत्र मुझे दिया था, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि 5/12/2023 को मुझे बहाल किया जा चुका है, और मेरे द्वारा कुछ मेडिकल, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने मेडिकल लिया था, वो समस्त प्रपत्र जो है मैं डीआईजी साहब ने उन प्रपत्रों का अपने पत्र में उल्लेख किया, और एसपी ललितपुर साहब से ये आग्रह किया कि हम इनको भेज रहे हैं और इनके सभी डॉक्यूमेंट्स पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनके जो है मेडिकल अवकाश की स्वीकृति आप करें। अब मैं आपको आगे की कहानी बता रहा हूँ कि मैं आगे और कितना प्रताड़ित हुआ हूँ। तो जब मैं ललितपुर पहुँचा तो वहाँ पर एसपी साहब को लेटर दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी प्रति तो अभी आई नहीं है, तो आपकी सूचनार्थ है जो आप लेके आ गए। जब हमारी जो प्रति हमारे लिए है वो आएगी तब हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अब साहब देखिए पुलिस की जो क्या व्यवस्था है, कितना पुलिस एक्टिव है। मैं डीआई साहब ने 3/4/2024 को पत्र जारी किया और एक प्रति मुझे रिसीव करा दी कानपुर में। मैं अगले दिन 4 तारीख में 4/4/2024 में मैं पहुंच गया ललितपुर, और जो एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि हमारी प्रति आ जाएगी तब कार्रवाई करेंगे, 6/4/2023-24 को वो प्रति इनके पास पहुंच गई। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो प्रति आ गई, और मुझसे कहा कि भाई जब वो प्रति आ जाएगी तब। मैं बहुत इस बात को लेके चिंतित था कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ और किसी भी तरह से मैं यहाँ पर जो अभी मतलब एक आधिकारिक रूप से अभी मेरी यहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, मेरी आमद नहीं हुई है, तो कैसे जो है मुझे इस महीने की सैलरी मिलेगी और क्या होगा भगवान जाने। तो मैं जब ये वहाँ पर मेरी एंट्री नहीं हुई, आमद नहीं हुई पुलिस लाइन में, तो मैंने जो है अपने सीपी को मेल किया। मेल में ये लिखा कि सर आपके द्वारा आदेशित किया गया था और देने के बाद भी मेरी अभी आमद नहीं हुई है, कृपया करके मेरी आमद कराएं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब 15-20 दिन जब बीत गए तो मैंने फिर कानपुर में मैं पता किया। मैंने कहा भाई अभी तक इनको प्रति इनकी नहीं आई, अभी इनका अगर 6 महीने तक प्रति नहीं आएगी तो 6 महीने तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा। तो मैंने बहुत प्रयास किया, कानपुर से संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित करने के बाद यहाँ से जानकारी हुई कि 6/6 में वहाँ रिसीव हो गई है, और वहाँ के हेड क्लर्क के पास वो आदेश था, वो पत्र था, और पत्र के साथ जो संलग्न थे वो सभी चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। अब साहब इन्होंने क्या किया कि वहाँ आमद न करके, एक तो इन्होंने 25 दिन बाद उस पर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद इन्होंने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट प्रेषित कर दी, क्योंकि उस समय आचार संहिता प्रभावी थी और किसी के ट्रांसफ़र पर आने जाने की सूचना माननीय चुनाव आयोग को देनी पड़ती थी, और उन्हीं के निर्देशों पर ही अगली कार्रवाई होती थी। तो इन्होंने वो वहाँ भेजी, और मुझे जो है मतलब बहाल होने के बावजूद भी एसपी ललितपुर साहब ने 1 महीने पुलिस लाइन में सस्पेंशन के रूप में रखा। अब बताइए, मतलब एक प्रताड़ना, एक प्रताड़ित करने की एक हद है, और जो लिखा पढ़ी है उसका भी वायोलेशन है। मतलब उन पेपरों पे हमारे डीआई साहब ने साफ साफ लिखा था कि इनको बहाल किया जा चुका है,
उसके बावजूद भी वहाँ एसपी ललितपुर साहब ने मुझे सस्पेंशन की स्थिति में ही रखा वहाँ पर जो है। अब साहब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि संबत्ता ख़त्म कर दी। ललितपुर में अपना जो सामान लेके गया था, रूम लिया था, वो सब खाली करके मैं फिर यहाँ संबत्ता ख़त्म हुई तो वापस आया। उसके ठीक 7-8 दिन बाद इन्होंने फिर से एक आदेश बनवाया वहाँ एडीजी स्थापना जो हमारा हेडक्वार्टर लखनऊ है, वहाँ से स्थायी रूप से मतलब परमानेंट मेरी ललितपुर पोस्टिंग का एक आदेश बनवाया। तो मुझे लगा कि तो भाई पूरा हाई कोर्ट के आदेश निर्देशों का पूरा वायलेशन चल रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में बहुत ही के संख्या में जो है केस लंबित हो जाते हैं, इसलिए सुनवाई में थोड़ा विलम्ब होता है। तो मैंने एक नई रिट आयोजित की, वो परमानेंट जो उन्होंने कर दिया था उसके खिलाफ। तो उसमें भी जो है उसके भी मैं आदेश आपको इसमें अभी दिखाऊंगा। उसमें सुनवाई हुई तो 24/7/2024 में जो है माननीय न्यायालय ने इनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए और मुझे जो है परमानेंट उस पर जो है स्टे दे दिया। स्टे के बाद इन्होंने जो है हमारे जो है एडीजी जो स्थापना जो मुख्यालय है सर, उन्होंने जो है एक आदेश पारित किया और उस आदेश के क्रम में मुझे 14 अगस्त को जो है फिर पुनः वापस जो है कानपुर नगर भेज दिया गया। अब आप दोस्तों ये अंदाज़ लगाइए, मैं ये चौथी बार है। पहले संबत्ता पे गया, फिर मैंने वहाँ संबत्ता पे जाने के बाद रूम की व्यवस्था करी, वहाँ रहना शुरू किया। रिमोट एरिया में वहाँ के एसपी साहब ने मेरी पोस्टिंग कर दी। उसके बाद फिर अस्थायी रूप संबत्ता खत्म हुई, फिर मैं अपना सामान लेके कानपुर आया और फिर दोबारा से इन्होंने फिर मुझे वहीं परमानेंट पोस्ट करवा दिया। फिर मैं सामान, तो मुझे कितनी परेशानी हुई होगी ये मैं नहीं बता सकता, ना आप भी नहीं सोच सकते कि कितनी। आप खुद नॉर्मली सोचिए कि आपको अगर 3 बार इधर से उधर जाना पड़ जाए तो आप कैसे सामान ले जाएंगे, कैसे वहाँ रहने के अरेंजमेंट करेंगे, फिर वापस आएंगे, कैसे क्या करेंगे। उसके बाद फिर चौथी बार फिर मुझे यहाँ भेजा गया कोर्ट के आदेश से। सस्पेंशन जब स्टे हुआ तो फिर मैं आया। तब से मैं यहाँ 15 अगस्त को मैंने यहाँ 2024 को कानपुर ज्वाइन किया, तब से यहीं पर हूँ। कुल मिला के मेरे बताने का उद्देश्य दोस्तों यही था कि हो सकता है मंगेश यादव इनकाउंटर में हमारी एसटीएफ टीम बिल्कुल सही चली हो, उन्होंने बिल्कुल सही कार्रवाई की हो, उन्होंने बिल्कुल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की हो, और उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लग रहा है। तो उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिस टीम ने उस पर काम किया है ये वही बेहतर बता सकते हैं उन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया, कैसे सब किया, किन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने किया, कैसे उस सबको आइडेंटिफाई किया। वो सब उनकी एक कार्यप्रणाली रही है, उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए होंगे तभी ये सब काम किया होगा। लेकिन यहाँ जो मेरे साथ घटित हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 100% जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सत्य है। और उस सब घटना के वीडियो मेरे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर वो सारे वीडियो अपलोड हैं। अगर आप चाहें तो मेरे जो मैंने आपको बताया है उसको जांचने परखने के लिए वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं कि मैं किस हद तक सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैं आपको वो पूरा एक बताऊंगा कि कैसे वो शिकायती प्रार्थना पत्र के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि जो शिकायती प्रार्थना पत्र जो मुझे प्राप्त हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये वो शिकायती प्रार्थना पत्र है और इसके पीछे जो है शिकायतकर्ता का भी है नाम पता। ये देखिए शिकायतकर्ता का नाम पता इसमें अंकित है, ठीक है। और इस पहले पृष्ठ पर डेट भी पड़ी हुई है, नीचे आप देखेंगे ये देखिए डेट भी यहाँ पर पड़ी हुई है, किस दिनांक की घटना है। ये महेश कुमार, जो मैंने बताया आपको कि शिकायतकर्ता महेश कुमार द्वारा हमारी चौकी पर यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आप देख लीजिए, पूरा शिकायती प्रार्थना पत्र पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। और वो नंबर भी मेंशन किए हैं शिकायतकर्ता ने, जिस नंबर से उसके पास फ़ोन आए थे, जिसमें एक नंबर तो खुद उसी जिसका अपहरण हुआ था उसी के मोबाइल से फ़ोन किया गया था।
देख लीजिए। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो ऑर्डर जो है 23 तारीख वाला। ये देखिए दोस्तों, ये 23 तारीख का ऑर्डर है। कोर्ट ने जो है संज्ञान लेते हुए ये एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के क्रम में ये आदेश फिर 28/11/23 को पारित हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से इनकी कार्यशैली पर पुरस्चिल्ड माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने लगाया। और उसके बाद अगला जो आदेश है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि 24/7/2024 को एक माननीय न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया था। ये देखिए, और पूरा आदेश मैं आपको पढ़वा रहा हूँ, उसमें पढ़ लीजिएगा आप। ये वो आदेश है दोस्तों। इस आदेश के बाद ही मुझे जो है कानपुर में दोबारा से मैं यहाँ कानपुर में आया हूँ। 15 अगस्त 2024 को कानपुर में आया हूँ और अपनी अभी पुलिस लाइन में ही हूँ। कहीं पोस्टिंग भी इस आदेश के अनुपालन में नहीं हुई है। और पूरा प्रकरण मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कहाँ से वो कहानी शुरू हुई थी, जो महेश कुमार का शिकायती प्रार्थना पत्र, वो भी मैंने आपको उसमें दिखाया है। और जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, जो पूरा घटनाक्रम के वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे पड़े हुए हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो एक एक शब्द मैं वो सत्य बोल रहा हूँ। तो जिनका प्रमाण वो वीडियो हैं जो आपको मिलेंगे कि जहाँ से उठाया था वो भी उसमें है। और उस थाना नवाबगंज में जहाँ उनको मोटरसाइकिल से ले जा रहे हैं, फिर जीडी में उनकी तलाशी ली जा रही है, फिर उसके बाद रिकवरी मेमो पर उनके साइन और अंगूठा लगाया जा रहा है, वो सारा उसमें दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें आप गौर से सुनेंगे तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, और वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्पष्ट उसमें सुनने में आ रहा है कि क्या कार्रवाई उस थाने में चल रही है। तो केवल जो है पुलिस ने, कुल मिला के इसका सारांश ये है कि ये जो एसएचओ हमारे साथ थे, ये हमारे ही थाने पर पहले एडिशनल एसएचओ रह चुके थे, और इनके क्या कृत्य थे क्या नहीं थे भगवान जाने। तो लेकिन आप देखिए किस तरह से पैसों की मांग की गई और किस तरह से इस घटनाक्रम को बनाया गया। दो निर्दोष लोगों को, भले चाहे वो क्रिमिनल हो या ना हो, वो उस पर मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक सौरभ के ऊपर एक एनडीपीएस का मामला दर्ज था और इन्होंने दूसरा मामला फर्जी जो है इस घटनाक्रम को सही करने के लिए, मेरे सस्पेंशन को सही करने के लिए, साबित करने के लिए एक नया घटनाक्रम तैयार किया और दो निर्दोष व्यक्तियों को सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आप देख लीजिए, दो निर्दोष लोगों को इन्होंने जेल भेजा एनडीपीएस जैसी सेक्शंस में। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण की जांच जो है एडीसीपी पूर्वी श्री लाखन सिंह साहब द्वारा की गई, और उसमें भी उन्होंने साफ साफ ये अपना मंतव्य दिया है जांच के उपरांत कि जो सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसका पूरा उन्होंने विश्लेषण किया, और उन्होंने अपनी जांच में, अपनी फाइंडिंग में ये भी दिया है कि थाना नवाबगंज की जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल गलत है। यानी जो दो व्यक्ति जो एनडीपीएस में पुलिस ने जेल भेजे हैं वो बिल्कुल गलत भेजे हैं। सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से वो बता रहा है, दिखा रहा है उस घटना के बारे में, और फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कार्रवाई, क्योंकि माननीय न्यायालय में मेरा प्रकरण लंबित है और मुझे न्याय व्यवस्था पर, माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई, निर्णय जरूर मिलेगा, जरूर मुझे न्याय मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो हालांकि बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि हमारी एक बहन ने मुझे भेजा था
कि आपने कोई अपडेट नहीं भेजा अब तक जो है। तो आज मैं अपडेट के रूप में खुद के ऊपर, मैंने दोस्तों 18 साल की सर्विस में बहुत से ऐसे क्राइम, बहुत से ऐसे अपराधों को का अनावरण किया है जो बहुत आसानी से नहीं हो सकते थे। मतलब हर टेक्नोलॉजी का मैंने इस्तेमाल करते हुए हर केस में, मेरे द्वारा जितने भी केसेस सॉल्व किए गए, कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य ज़रूर है जिसके आधार पर सज़ा तय होगी। बिना एविडेंस के, बिना टेक्निकल उसमें शामिल किए मैंने कोई विवेचना आज तक की ही नहीं है। और फिर भी मैं इस विभाग का जो है, मतलब क्या बताऊं, उसका जो है वो बनाऊं, मतलब एक तरह से मुझे ही गलत साबित कर किया लोगों ने, जो है मेरे ही विभाग के लोगों ने। और पूरा प्रकरण आज तक चल रहा है। आज तक मैं जो है इसको जो है इसमें चल रहा हूँ। हालांकि हमारे अधिकारी कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन उनको जो फीडबैक जैसा मिलेगा वो उसी हिसाब से अपना मन बना लेते हैं और उसी के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। उन्होंने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि मेरे द्वारा किन किन घटनाओं का अनावरण किया गया, कैसे किया गया। किसी को सज़ा देने से पहले आदमी उसके पुराने जो है रिकॉर्ड्स को भी देखता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। जैसे आपने देखा होगा मंगेश कुमार का एक अपना क्रिमिनल इतिहास भी था, तो मेरे इतिहास के बारे में भी तो जानकारी करनी चाहिए थी ना, मेरा बयान तो लेना चाहिए था ना। उसके बाद उसकी सत्यता परख करने के बाद ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन बिना किसी उसके ये निर्णय ले लिया गया और ये सब चीज़ें हुई। और उसको सही करने में कई ऐसी गलतियां हुई जो जिनको अब सुधारा नहीं जा सकता, बहुत असंभव है वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें माननीय न्यायालय में रिकॉर्ड के रूप में अब दर्ज हो गई हैं। और भविष्य में आज नहीं कल उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो एक न्याय के रूप में निकल के आएगा और सभी को पता चलेगा कि आखिर इस प्रकरण में हुआ क्या। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं, आने वाले समय में और जो मेरी 18 साल की सर्विस में जो मैंने घटनाएं खोली हैं, कैसे खोली हैं, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल जो मेरे ऊपर जो घटना थी जिसमें मुझे दोषी बनाया गया था, मुझे षड्यंत्र करके फंसाया गया था, वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और कितनी आपको अच्छी लगेगी, कितनी मेरी बातों में सत्यता है, वो आप ही खुद देख लीजिएगा। वो वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो पड़ी हुई है, 2-2 मिनट की वीडियोस मैंने हैं। हालांकि फुटेज तो बहुत लंबी है, लेकिन वो उतना ही पार्ट मैंने अपने उसमें अपलोड किया है ताकि आप लोग उसको देख सकें, उसकी सत्यता को समझ सकें। तो दोस्तों, मेरा यही आग्रह निवेदन है कि आप उन फुटेज को ज़रूर देखिएगा कि जो जिसका विवरण मैंने आपको अपनी इस वीडियो में दिया है, वो उससे संबंधित फुटेज अपलोड हैं सारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप वो सारे फुटेज थोड़े थोड़े 2-2-3 मिनट के हैं, वो देख लीजिएगा। और जो मैंने बोला है इस पूरे वीडियो में, एक बार सुन के फिर इमेजिन करिएगा कि वो कितनी बात मेरी सही है, कितनी नहीं है, और क्या मैं दोषी हूँ उसमें। नहीं हूँ तो फिर क्यों कार्रवाई की गई, क्यों कार्रवाई की गई। और कार्रवाई भी अगर हो गई है, अगर सत्य सामने आ गया है, तो उसको ठीक भी हो जाना चाहिए था। आज तक नहीं हुआ। आज तक जो है माननीय न्यायालय के समक्ष तमाम चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं जो मतलब जो सत्य ही नहीं है, सत्य से परे है। दोस्तों, अब तक के सर्विस में मेरा किसी भी अपराधी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से साथ वैसे संबंध नहीं रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैं किसी पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं रहा हूँ। नहीं, जो सत्य है वही घटना मैंने जो है का अनावरण किया और सही अनावरण किया। किसी को आज तक दोस्तों मैंने निर्दोष कभी नहीं फंसाया 18 साल की सर्विस में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऐसे काम करूँगा तो कल को क्रिमिनल अपराधी, अगर मैं किसी को गलत बना दूंगा तो कल को बाहर निकल के आएगा तो मैं इसके सामने आंखें मिला के खड़ा नहीं हो पाऊँगा। तो जिसको भी मैंने बंद किया है, मैं आज उसके सामने आंखें मिला के खड़े होने की स्थिति में हूँ। वो ये नहीं कह सकता कि साहब आपने मुझे गलत बंद किया है।
और उन्हीं अपराधियों को पकड़ा और उनके साक्ष्यों सहित उनके एविडेंस उसमें शामिल किए, जिसमें चंद्रमोहन शर्मा में मैंने आपको बताया था वो एविडेंसेस CDR वहाँ के सारे मैंने शामिल किए और उसके आधार पर उसको आजीवन कारावास हुआ है। दोस्तों आप चाहें तो पता कर सकते हैं, नोएडा का एक बहुचर्चित कांड था 2014 का। आप चाहें तो उस समय चंद्रमोहन शर्मा RTI एक्टिविस्ट कार्यकर्ता के नाम से उसमें आप खोज सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो अपनी ये घटना बताई है इसमें आपको कितनी सत्यता लगती है। उन वीडियो को देखते हुए आप मेरी बातों को उन वीडियो से मिलान करना कि वीडियो में जो मैंने कहा है वो वीडियो में आपको लग रहा है कि वो है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको घटित होती हुई लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आने वाले समय में और आपको इंटरेस्टिंग घटनाएं बताऊंगा, बहुत बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं जो आपको मैं बताऊंगा, जो हमारे द्वारा जो जिनका अनावरण जो खोली गई थी, जो अपराधी पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, सब बताऊंगा पूरा जी। लेकिन जो मैंने आज आपको बताया ये मेरे अपनी घटना है, मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर मेरी पूरी इस वीडियो को देखें और देखने के बाद वो वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो ज़रूर देखें, फिर आप इसमें कमेंट करें कि किस हद तक मैं सही हूँ, किस हद तक गलत हूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।